गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं। जैसा कि आप प्रीवियसली हमारे कई प्रोग्राम को आपने देखा, एंजॉय किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है वह करंट अफेयर्स रिलेटेड। क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपके किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो यूपीएससी लेवल के एग्जामिनेशंस हों या अदर जो है एसएससी और रेलवे या अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशंस हों, सब में करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस क्रम में आज का जो करंट अफेयर का जो सेक्शंस है वो क्या है दोस्तों, कि उसके तहत आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, जो कि एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग एक साल तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये जो है लेक्चर दो पार्ट में आपका डिवाइडेड है। पहले में आपको उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं, ठीक, क्या क्या आपने टाइमलाइन में देखा है, और उससे जो क्वेश्चन के जो फॉर्मेट है या वन लाइनर के जो फॉर्मेट है वो अगले वाले पार्ट में दिए जाएंगे। तो आज जो है इसके थ्योरेटिकल पार्ट को कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, ठीक, इससे रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या इसके टाइमलाइन में जो भी चीज़ें आपने अभी महसूस की हैं, तो उन सभी चीज़ों को एक एक करके बताया जाएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, कोरोना वायरस कोविड-19, ठीक, तो इसमें आपने देखा वायरस। पहले समझिए कि कोरोना वायरस पढ़ने के पहले वायरस क्या होता है। वायरस किसे कहते हैं? वायरस का मतलब ये ऐसे जो है सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं कि जो डिजीज काज करते हैं, यानी बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एसेलुलर होते हैं, ठीक, और ये डिजीज काज करने में काफ़ी रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके डिजीज काज करने के लिए सबसे खास जो चीज़ होती है वो होती है मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एक होस्ट की ज़रूरत होती है, यानी इसको एक तरीके से कह सकते हो लिविंग प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो, होस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक, यानी और वो होस्ट कौन से हो सकते हैं? प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, या अदर माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि डिजीज ये फैलाते हैं। और वायरस के बारे में एक खास चीज ये भी कही जाती है कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक। अब ये वायरस जो है, इसको एक पर्टिकुलर होस्ट मिल जाएगा तो उस होस्ट के माध्यम से डिजीज आसानी से फैला सकता है और बहुत तेजी से इसके डिजीज फैलने की चांसेस होती हैं। लेकिन इस डिजीज को फैलाने के लिए वायरस के अंदर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ जो है आरएनए, मतलब डीएनए या आरएनए के रूप में हो सकता है। तो कोरोना वायरस के केस में आप देखोगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, ठीक। इसके बाद से आप देखो कोविड-19 के बारे में अगर आप देखें तो ये इसका जो ओरिजिन जो प्लेस है वो चाइना है। चाइना का जो हुबई प्रांत है वहाँ से इसको ओरिजिन माना गया, और ये देखा गया कि पेंगोलिन से ये फैलता है। पहले बोला गया कि बैट के माध्यम से फैल रहा था, फिर बाद में इसके सही रिसर्च से ये सामने आया कि पेंगोलिन से ये फैला, जो कि एक मैमल है, ठीक। आप याद रखिएगा 31 दिसंबर को ये चाइना ने रिपोर्ट किया कि हाँ भाई, इसके वजह से ये पर्टिकुलर डिजीज जो है ये वर्ल्ड वाइड फैल रही है। तो ये, और ये पेंगोलिन में किस रूप से फैला? ये निमोनिया के रूप में फैला, जो कि एक आप कह सकते हो कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, ठीक। उसके बाद से आप देखोगे कि कोविड-19 के जो टाइमलाइन है उसमें 3 टर्म बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला क्या एंडेमिक है, दूसरा क्या एपिडेमिक है, और तीसरा क्या पैंडेमिक है। पहले इसको समझते हैं। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस कोविड-19 को जो क्या घोषित किया है, इसको पैंडेमिक घोषित किया है, या इसी को वैश्विक महामारी के रूप में हम जानते हैं। तो ये क्या है, इसको समझने के लिए एंडेमिक समझिए और पैंडेमिक समझिए। एंडेमिक का मतलब जब कोई भी डिजीज एक जो है पर्टिकुलर एरिया में, या सिंपली कह सकते हो कि एक टाउन में हो सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, तो उतने एरिया में जब कवर करे, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आप देख सकते हो, तो यानी छोटे एरिया में जब कवर करे तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप देखोगे कि इसका दायरा फैल जाएगा तो उसको हम बोलेंगे एपिडेमिक, ठीक। जैसे हम बोलें कि एक आपके कंट्री के किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में वो चला गया तो उसको बोलेंगे एपिडेमिक। और जब ये एक ग्लोबल लेवल पे डिजीज फैलने के जब चांसेस हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक। जैसा कि आपने जो है टाइमलाइन में प्रीवियसली टाइमलाइन में देखा होगा, स्वाइन फ्लू को देखा होगा लेकर के, एड्स को लेकर के देखा होगा, ठीक। ऐसे और भी जो है
कई डिजीजेस हैं जिनको हम पैंडेमिक के रूप में देखे हैं, जो कि WHO के द्वारा घोषित किया गया है। ठीक, अब बात आती है कि ये जो है कोविड-19 के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर इसका नाम कोविड-19 क्यों पड़ा। याद रखिएगा, एक तरीके से कोविड-19 इसका जो है रूप माना जाता है, ये है सार्स या मर्स, आपने सुना होगा। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब एक तरीके का ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। अब कोविड के बारे में आप ध्यान सुनिए कि कोविड का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो कोविड को फुल फॉर्म में आप देखेंगे कि CO से क्या होता है, कोरोना वायरस। ठीक, VI से क्या हो गया, वायरस, और D से क्या हो गया, डिजीज। और चूंकि 2019 में इसको रिपोर्ट किया गया इसलिए इसको 19 बोला गया। इससे आपके एग्जामिनेशन में एक आध दो क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। अब याद रखिएगा कि इसका नाम कोरोना वायरस में, याद रखिएगा वायरस के कई फैमिलीज होती हैं, कई टाइप्स में वायरस को बांटा गया। कुछ हेलिकल वायरस होंगे, कुछ कोरोना वायरस होंगे, कुछ राट सेप्स होंगे, तो अलग अलग तरीके के वायरस हैं। तो ये कोरोना वायरस भी एक फैमिली टाइप का वायरस है। ठीक, जो एक तरीके का जूनोटिक होता है। जूनोटिक का मतलब ये नॉर्मली एनिमल से जो है किसमें ह्यूमन में फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन, आप ऐसे बोल सकते हो, जूनोटिक डिजीज। ठीक, अब बात आती कोरोना, आखिर इसका नाम कोरोना ही क्यों पड़ा। याद रखिएगा, इसका कोरोना का जो नेम दिया गया, एक कुछ सूर्य के जो आप स्ट्रक्चर देखे होंगे, सन का जो स्ट्रक्चर देखा होगा, तो उसके स्ट्रक्चर में आउटर जो लेयर जो होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोरोना। ये इस तरीके से फोटोस्फीयर, कोरोना लेयर, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो उसमें भी आपने देखा होगा कई धब्बे, आपको धब्बे दिखेंगे। तो इसी तरीके के कुछ कोरोना के भी जो लक्षण इसी तरीके से आपको दिखेंगे, मतलब उसके ऊपर भी कुछ इस तरीके से डॉटेड ऐसे कुछ कैप टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। तो सर्कल के रूप में दिखेगा, पूरा गोल होगा। ठीक, तो इसलिए इसको बोला गया कोरोना। ठीक, इसके बाद से बात करते हैं कोरोना वायरस के नॉमेनक्लेचर के रूप में, आखिर इसका नामकरण क्यों इसको कोरोना पड़ा। तो उसके क्रम में आप देखेंगे कि 9 जनवरी 2020 को चाइना द्वारा ये घोषित किया गया कि ये नोवल कोरोना वायरस है। ठीक है, उसके बाद से 11 फरवरी को WHO के द्वारा इसको घोषित किया गया कि ये नोवल कोरोना वायरस है। इसको प्रीवियसली हम क्या बोलते थे, सार्स कोविड भी बोला जाता था, या कहीं कहीं मर्स भी आपने सुना होगा, मर्स, MERS। ठीक है, अब इस क्रम में आप देखोगे कोविड-19 का WHO से क्या रिलेशन है। तो WHO ने ही इसको क्या हुआ कि ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया गया या पब्लिक इमरजेंसी घोषित किया। तो कब किस टाइमलाइन में घोषित किया, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेट को याद रखिएगा कि 30 जनवरी 2020 को PHE यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया, और 11 मार्च 2020 को इसको पैंडेमिक घोषित किया गया, यानी महामारी घोषित किया गया। तो जितने भी हमने डेट्स बताए हैं, इस डेट्स को दोस्तों बहुत ध्यान से आप एक तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहेगा लेकिन डेट भूल जाएगा। तो डेट को बराबर अपने रिवीजन के फॉर्म में याद करते रहिएगा, जो कि आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे आपका वो पटवारी का एग्जामिनेशन हो या आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन हो, सभी में आपके डेट वाइज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। पहली चीज तो ट्रांसमिशन के लिए ये समझिए दोस्तों, ट्रांसमिशन इसके 3 तरीके से माने गए हैं। पहला क्या होता है, सिम्टोमेटिक, दूसरा क्या होता है, प्री सिम्टोमेटिक, तीसरा क्या होता है, एसिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन को ये जो डिजीज जो है क्या हो, एक पर्सन से हो और उसके बाद जो है दूसरे पर्सन में इसका कुछ सिम्टम महसूस हो, तो इसको हम बोलेंगे सिम्टोमेटिक। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि व्हेन ए पर्सन स्प्रेड द डिजीज बिफोर सिम्टम अपीयर, ठीक है, एंड इवेंचुअली डेवलप सिम्टम देमसेल्व्स। इसका मतलब क्या आपने समझा कि पर्सन में जो डिजीज होगा वो सिम्टम अपीयर होने के पहले, यानी उसके लक्षण दिखने के पहले ही जो है ये इस तरीके के ट्रांसमिशन होंगे। और तीसरा होता है एसिम्टोमेटिक, इसमें आपको सिम्टम दिखेंगे ही नहीं, मतलब सामने वाला जो पर्सन उससे हो गया, उसको कोई सिम्टम नहीं है और वो क्या हुआ कि जाने अनजाने में किसी तरीके से फैला दिया। ठीक, इसके बाद से आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट्स पे। हाँ तो दोस्तों, अब इसी क्रम में आप देखोगे कि इसके सिम्टम क्या हैं कोविड-19 के। तो सिम्टम में दोस्तों इतनी बातें लिखी हुई हैं, ये कभी कभी एग्जामिनेशंस में आपकी पूछ दी जाएंगी, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लीजिए। पहली चीज़ निमोनिया,
हो जाएगा। निमोनिया के बारे में आप जानते हो, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एक तरीके से आप कह सकते हो। सोर थ्रोट मतलब गला जो होगा वो सूख जाएगा। ड्राई कफ मतलब कफ जो होगा वो ड्राई फॉर्म में आएगा, एक तरीके से सूखी खांसी आप कह सकते हो। फीवर होगा, ठीक है। इसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मतलब रुक रुक के सांस आएगी। और तीसरा चीज क्या होगा, रीनल फेल्योर। लास्ट में क्या होगा कि किडनी को ही, रीनल को क्या बोलते हैं, किडनी, और किडनी फेल्योर मतलब वो फिल्ट्रेट का काम नहीं करेगा। यानी एक तरीके से कोर फॉर्म में अगर हम देखें तो याद रखिएगा कि कोविड-19 के केस में आपको देखने को ये मिलेगा, क्या देखने को इसमें मिलेगा कि जो भी इसमें ऑक्सीजन की जो कमी जो होती है लगातार होनी शुरू हो जाती है। यानी आपका फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, उतने आसानी से ऑक्सीजन को ट्रैप नहीं कर पाते हैं। और इससे क्या होता है कि ये आपके जो लंग्स होती हैं वहाँ पे ये वायरस का अटैक बहुत तेजी से होता है और धीरे धीरे करके सभी ऑर्गन को एक तरीके से फेल्योर करता चला जाता है। और अल्टीमेटली अगर इसका सही समय पर क्योर ना हो तो डेथ भी हो जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो ग्लोबली बहुत डेथ हो चुकी है। ठीक, इसके बाद से आप देखोगे वैक्सीन के बारे में देखेंगे। वैक्सीन याद रखिएगा दोस्तों, इस पर अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है, ठीक। और ग्लोबली कई कंट्रीज ने दावा भी किया है कि हमने इस पे काम किया, वैक्सीन बना ली उसका। लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए सबसे खास चीज़ होती है कि वैक्सीन तो जो डेवलप होगी, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि एनिमल ट्रायल किया जाएगा। उसके बाद से जो है उसके बाद से क्या होगा कि ह्यूमन ट्रायल किया जाएगा और तब जाकर के इसकी वैक्सीन आएगी। तो प्रेजेंटली अभी कोई वैक्सीन ग्लोबली भी आपको नहीं दिख रही है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो अपने देश में भी इस पर अभी काम हो रहा है। आप इसके टाइमलाइन में अगर देख सकते हो, न्यूज़पेपर में देखते होंगे तो 15 अगस्त के आसपास में कुछ जो रिसर्च लैब ने इस पर दावा किया है कि वो इस पर वैक्सीन जो बन रही है उस पर क्या है कि अपने ट्रायल्स के काम शुरू करेंगे, ठीक। तो इसको आप देख सकते हो कि इसका अभी तक प्रेजेंटली कोई वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंशन के उसमें याद रखिएगा कि प्रिवेंशन इसको किस तरीके से आप कर सकते हो। तो प्रिवेंशन के लिए बेसिकली दोस्तों इसमें क्या है कि इसके कई तरीके होते हैं। पहली चीज़ कि इसका सबसे खास चीज़ जो है कि इसमें शाकाहार को प्रमोट किया जा रहा है। कुछ आप ऐसे देख रहे हो कि जितने भी विटामिन सी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, मतलब जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके, उन सब चीज़ों का यूज करना है। आपको सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, ठीक। उसके बाद से पीपीई किट जो है अगर ज़रूरी हो, जो मतलब हेल्थ वर्कर्स हैं जो उस तरीके के या मतलब इमरजेंसी सेवाओं के लिए जिन लोगों की तैनाती की गई है तो उनके लिए पीपीई किट का इंतजाम मतलब है, ग्लव्स का यूज करना है, ठीक। उसके बाद से जितने भी इम्यूनिटी इन्हांसिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपको यूज करना है। साथ में जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो रिकमेंडेशन दिए हैं कि क्या क्या मतलब खाना है, क्या पीना है, तो उन सभी चीज़ों का अगर जो आप यूज करते हो तो इस वायरस से क्या है कि एक बड़े लेवल पे इसका इलाज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं डेवलप है। यानी इसमें सिर्फ इम्यूनिटी को अगर इंक्रीज करके जो है आप डिजीज से एक तरीके से लड़ सकते हो, ठीक। तो इसका जो डिजीज का जो प्रोविजन या पैरामीटर जो हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि इसके क्या क्या मतलब क्या क्या करना, क्या डू एंड डोंट्स हैं, यही चीज़ें लगभग आपको हॉस्पिटल्स में भी आपको देखने को मिल रही है कि वही चीज़ें कराई जा रही हैं, ठीक। इसके बाद से आते हैं हम कोरोना वायरस के टाइप्स पे। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इसको लगभग कोरोना वायरस के जो टाइप्स देखे गए लगभग 7 तरीके के बांटे गए हैं। इसको एक एक करके देख लेते हैं। 229E ये अल्फा वायरस है। NL63 ये भी अल्फा वायरस है, यानी अल्फा वायरस के कैटेगरी में 2 वायरस हैं, ठीक। दूसरा क्या OC43 और HK41 ये बीटा वायरस है, ठीक है, बीटा कोरोना वायरस है। उसके बाद से क्या है यहाँ पे मर्स कोरोना वायरस, सार्स कोरोना वायरस और सार्स कोरोना वायरस 2, ये जो है यही जो वायरस है इस समय क्या कर रहा है कि ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा तबाही मचाया हुआ है, ठीक। इसके बाद से आप देखोगे इसमें क्या क्या चीज़ें और जो इसके टाइमलाइन में हुई हैं। याद रखिएगा इससे कौन पीड़ित है, इससे वही लोग ज़्यादातर पीड़ित हैं कि जिनको असाध्य बीमारियां हैं या एक एज्ड पीपल हैं, मतलब 60 ईयर्स ऊपर हैं या एक तरीके से छोटे बच्चे हैं। तो इनके केस में क्या होता है इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है और पूरा का पूरा इस वायरल डिजीज का जो रिलेशन है वो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। यानी जो पर्सन हाईली इम्यूनाइज हैं उनमें
लगभग ये क्या होगा कि उनके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हो गया किन्हीं कारणों से ये कोरोना वायरस, तो ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो एज पीपल हैं या किसी को असाध्य बीमारी है, मतलब जैसे कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो वहाँ पे, या छोटे बच्चे हो, तो इनके केस में थोड़ा सा मतलब ये इसके स्प्रेड होने के चांसेस जो है ज़्यादा हैं। ठीक, लेकिन इसका भी समय समय पे इसका इलाज किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, इंडिया में रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक ठाक है। और जो पहले की तुलना में जब लॉकडाउन लगे थे उसके तुलना में और अभी तक के जो टाइम लाइन में आप देखोगे कि काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है काफ़ी मजबूत हो चुकी है। तो अब इस पर काफ़ी, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रिकॉशंस हैं वो मेंटेन करने हैं जिससे इसको इस वायरस से निजात पाया जा सके। ठीक, इसके बाद से आप देखोगे कि टेक्नोलॉजिकल यूज के रूप में आप देखोगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके लिए 2-4 तरीके के मेथड्स हैं, उसको हम पहले एक तरीके से देख लेते हैं। पहला क्या थर्मल स्कैनिंग है, दूसरा क्या प्लाज्मा थेरेपी है, तीसरा क्या रैपिड टेस्ट है, तीसरा क्या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, और तीसरा क्या है रेमडेसिविर, एक मतलब ये भी ड्रग है जिसके माध्यम से इसके इलाज को किया जाता है। ठीक, तो एक एक करके इसको देखते हैं। पहला क्या, थर्मल स्कैनिंग। थर्मल स्कैनिंग में क्या है कि एक ऐसी मशीन है जिसके माध्यम से क्या होगा कि आपने देखा होगा कि कुछ छोटे पिस्टल के टाइप का होता है और उससे आपके मतलब फोरहेड पे लगाया जाता है, मतलब उससे कुछ लाइट्स निकलती हैं जो आपके टेम्परेचर को मेजर करता है कि कहीं फीवर तो नहीं है। अगर फीवर होगा तो उसके माध्यम से क्या होगा कि आपको सेपरेट करके देखा जाएगा कि पर्टिकुलर इलाज की ज़रूरत है नहीं है, क्या है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो थर्मल स्कैनिंग का मतलब है इसको ना, इसके जितने भी जो जगह हैं जहाँ पे मतलब पब्लिक एक तरीके से भीड़ हो सकती है वहाँ पे, जैसे एयरपोर्ट की बात कर लें या बस की बात कर लो, या वो सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे मॉल्स की बात कर लें, तो वहाँ पे इन सभी जगहों पे थर्मल स्कैनिंग आपको इक्विपमेंट मिल जाएंगे। दूसरा क्या, प्लाज्मा थेरेपी है, तीसरा रैपिड टेस्ट है। तो अब इसको एक एक करके देखते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसी क्रम में आपने थर्मल स्कैनिंग देख ली, किस तरीके से थर्मल स्कैनिंग होती है, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में देखना है और रैपिड टेस्ट के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम इसको रैपिड टेस्ट के बारे में बताते हैं दोस्तों। रैपिड टेस्ट का क्या होता है कि रैपिड टेस्ट में करते ये हैं कि जो है कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन जो है, अगर जो किसी भी वायरल डिजीज से पीड़ित है या कोई भी इस तरीके के माइक्रोबियल जो डिजीज है उससे पीड़ित है, तो उसके क्या करते हैं कि सैंपलिंग ली जाती है। सैंपलिंग का मतलब उसके ब्लड की सैंपल हो सकता है या उसके जो सलाइवा का सैंपल हो सकता है। ठीक, इस तरीके की जो सैंपल ली जाएगी, और भी कई सैंपल्स हो सकते हैं, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि रैपिड टेस्ट किया जाता है। तो रैपिड टेस्ट में अब उसमें होता क्या है कि याद रखिए, कोई भी डिजीज अगर काज होगी मतलब माइक्रोबियल एजेंट के द्वारा, तो उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर में ऑटोमेटिक होती है। ठीक, जिसको रेसिस्टिव पावर भी आप बोलते हो, रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक, या इम्यूनिटी बोलते हो। तो अब याद रखिएगा कि इस रैपिड टेस्ट के माध्यम से क्या होता है कि इम्यूनिटी को का चेक किया जाता है, यानी उस सैंपल के माध्यम से, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे ब्लड हो, चाहे और भी जो मेथड्स हो सकते हैं, उसके माध्यम से क्या करेंगे कि जो चेक होगा कि पर्टिकुलर इम्यूनिटी किस तरीके की है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है अपने यहाँ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये क्या इसके गाइडलाइंस में ही पूरे जो टेस्ट हो रहे हैं कोविड-19 से रिलेटेड इंडिया में, इसी के गाइडलाइन के तहत हो रही हैं। ठीक, तो इसके तहत क्या करते हैं कि अगर कोई पर्सन का, किसी पर्सन को अगर जो इस कोविड-19 से पीड़ित है या उसमें कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस पर्सन को पहले तो आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उससे उसके सैंपल लिए जाएंगे। ठीक, और सैंपल लेने के बाद उसकी जांच होगी लैब में, सैंपल जो होंगे उसका सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह किया जाएगा, और फिर जांच होगी, और जांच के माध्यम से अगर जो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको 14 दिन का क्या किया जाएगा, एक तरीके से क्वारंटाइन रखा जाएगा। क्वारंटाइन का मतलब क्या है कि एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से उसको एक तरीके से अलग रखा जाएगा सामान्य लोगों से, उसके लिए अलग तरीके का व्यवस्था जिसमें उसके रहने के लिए हवादार रूम हो, और साथ साथ में क्या और चीज़ें हों कि उसको सही खाना मिल सके, इम्यूनिटी इन्हांसर के रूप में उसको विटामिन C के जो चीज़ें हैं और भी तमाम फ्रूट्स हैं। ठीक, और उसको जो चीज़ें जो इम्यूनिटी उसकी इंक्रीज कर सकें वो सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ। साथ में उसके जो मतलब वॉशरूम हो वो भी सबसे अलग हो। तो इस तरीके का जो कुछ अरेंजमेंट
के जो प्रोसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वारंटीन, यानी एक तरीके से सामान्य और लोगों से कट जाना, तो एक क्वारंटीन का करने का प्रोसेस। तो उस 14 दिन के क्वारंटीन में क्या होता है कि ये चेक किया जाता है कि उनके शरीर में जो इस तरीके का जो मेथड्स ईजाद किया गया है, मतलब इस जितने रेमेडीज दी जा रही हैं उससे उनका बॉडी प्रॉपर एंटीबॉडीज बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। अगर जो एंटीबॉडीज बना पा रहा है तो उसके क्योर होने के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों के केसेस, मैक्सिमम लोग केसेस में जल्दी ठीक हो जाते हैं, और कुछ लोग जो होता है कि जिनको असाध्य बीमारियां होती हैं उनके केस में क्या होता है कि ठीक होने की दर थोड़ी कम होती है। ठीक, तो ये रैपिड टेस्ट हो गया। रैपिड टेस्ट इसी तरीके से होते हैं। दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा थेरेपी। याद रखिएगा दोस्तों, प्लाज्मा पहली बात क्या होता है कि आपने ब्लड कार्पसल्स के बारे में सुना होगा। ब्लड कार्पसल्स जो होती हैं उसमें 3 तरीके की ब्लड कार्पसल्स होती हैं। पहला जो होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा जो होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक, तो आरबीसी जो है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों को निकालने के बाद लगभग जो पार्ट बचता है ब्लड में, आप देखा होंगे एलोइस पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि एंटीबॉडीज बनाने की जो क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो अब इस प्लाज्मा थेरेपी को किस तरीके से, लेकिन जब किसी पर्सन को ये कोविड-19 के अगर जो ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है, यानी उसमें कोविड-19 के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये जो प्लाज्मा जो उसके शरीर में है वो एंटीबॉडीज का उस तरीके से निर्माण नहीं कर पाती, उस वायरस से लड़ नहीं पाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक प्लाज्मा डोनर की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा डोनर कहाँ से आएगा? प्लाज्मा डोनर, याद रखिएगा दोस्तों, कि जो पेशेंट पहले ठीक हो चुका है, यानी उसके अंदर प्रॉपर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं इस डिजीज से लड़ने के लिए, तो उसी के प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से इस पर्टिकुलर डिजीज पर्सन का इलाज किया जाता है। और इस तरीके से आप देखोगे कि दिल्ली में आपने देखा होगा, और भी तमाम जगहों पे, तमिलनाडु की बात कर लें, मुंबई की बात कर लें, इन सभी जगहों पे इसके कुछ रिसर्च पहले किए गए और तब जा करके इसको जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ICMR या और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने पुष्टि की कि प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से भी इलाज किया जा सकता है और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक, तीसरी चीज क्या है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात करें। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक बेसिकली क्या है कि क्लोरोक्विन आप मलेरियल ड्रग के रूप में आप देखते होंगे कि जब भी मलेरिया अपने यहाँ हुआ करता था पहले, अभी तो फिलहाल इसके चीज़ें कम ही आपको देखने को मिलेंगी, तो उसमें क्या होता था, क्लोरोक्विन दी जाती थी। तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो पावर है वो काफ़ी टॉक्सिसिटी वाला था, मतलब विषाक्त था। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन थोड़ा उससे कम पावरफुल है। तो ये जो है इम्यूनिटी इन्हांसर के रूप में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, और इसके जो प्रयोग किए गए पेशेंट्स पे अपने इंडिया में, तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, जिससे क्या हुआ कि पेशेंट के सही होने के जो दर है, रेट है, वो बढ़ गई। तो इसका एक तरीके से आप देखोगे कि इसकी जो डिमांड है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, ये ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा होने लगी। हालांकि अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की डिमांड इतनी क्यों है? क्योंकि एक जेनरिक दवा है। ठीक है, जेनरिक दवा का मतलब जो पेटेंट राइट से बाहर हो, और इंडिया को जेनरिक फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि इस हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो डिमांड क्या था, सबसे ज़्यादा यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ने किया कि इंडिया से उसका मतलब एक तरीके से मंगाया जाए। ठीक है, इसके बाद और भी जो कंट्रीज ने डिमांड किया, तो इंडिया ने यहाँ पे इन जगहों पे एक तरीके से इस दवा को पहुँचा करके एक क्या सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का परिचय दिया। काफ़ी मतलब ग्लोबल एरिना में इंडिया की काफ़ी वाहवाही भी हुई, मतलब उसकी प्रसिद्धि भी मिली। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का। और याद रखिए अपने यहाँ तो खैर इसका जो है एक जो टैबलेट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में है, तो इसे भी एक इलाज का। दूसरा आप देख सकते हो कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ही टक्कर की एक दवा रेमडेसिविर करके है, जो कि यूएस के द्वारा इजाद किया गया था, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। और इसके माध्यम से भी कुछ ऐसा देखा गया कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की तरीके से ही ये वर्क कर रहा था। हालांकि इसको इंटरनेशनली मान्यता नहीं अभी मिली है, और तमाम जो ट्रायल एजेंसीज हैं, मतलब ये ड्रग के जो अप्रूवल जो एजेंसीज हैं, उन्होंने इसको भी मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसको भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप ओवरऑल 5 तरीके की चीज़ों को देखा इसमें। ठीक, इसके बाद से हम बात करेंगे कोविड-19 के ग्लोबल इश्यूज को और इंडियन उसमें स्टेटस क्या है। ग्लोबल इश्यूज में देखोगे कि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनको भी हो गया था, प्रिंस चार्ल्स, इनको भी हो गया था। तो इस तरीके से आप देखो तो ग्लोबली आपको इसको देखने को मिलेगा। ऊपर से क्या है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड
पेशेंट हैं वो आपको यूएस में आपको देखने को टाइमलाइन में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इस पे हम डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इसका जो डेटा है वो घटता बढ़ता आ रहा है आपके सामने। इसके बाद से इंडियन स्टेटस की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमित जो पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में देखने को, यानी सदर्न स्टेट्स ज़्यादा इफेक्ट मतलब प्रभावी हैं। साथ में आपको दिल्ली भी मिलेगा और साथ में और जो स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है इसके स्प्रेड का जो लेवल है वो थोड़ा कम है। ठीक, तो ये आपको इस तरीके से चीज़ मिलेंगी। इसके साथ साथ क्या है कि इसी के तहत एपेडेमिक एक्ट बनाए गए, मतलब एपेडेमिक एक्ट 1987 को लागू किया गया, तो लागू करने के पीछे क्या था, इसके कुछ प्रोविजंस है, इसको आप अपने अदर सेक्शन से या अपने और पार्ट से देख के अपडेट कर सकते हो। एपेडेमिक एक्ट से कोई क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, इसके 4 प्रोविजन है वो प्रोविजन नहीं आएंगे। इसके बाद से क्या लॉकडाउन की बात करेंगे। लॉकडाउन क्या होता है दोस्तों, लॉकडाउन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा सरकारी आदेश है जिसके माध्यम से क्या होता है कि अगर जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है तो उसमें क्या है कि आपको पूरे जो गतिविधियां होती हैं जो जैसे मार्केटिंग और भी चीज़ें, तो वो सभी चीज़ें रोक दी जाएंगी सरकारी आदेश के द्वारा, और आपको अपने घर पे ही रहना होगा और उस घर पे रह करके अगर अपने को बचाना है और अपने परिवार वालों को भी बचाना है। ठीक, और इस तरीके से क्या होगा कि अगर डिजीज पर्सन है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसका प्रॉपर क्योर किया जाएगा। तो लॉकडाउन का जो सिनेरियो जो था उसमें उसके माध्यम से क्या किया गया, लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट, मतलब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको 5 फेज में इंडिया में किया गया। पहले जो 2 फेज थे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा घोषित की गई थी और लास्ट के जो 3 फेज थे वो MHA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा घोषित की गई थी। इसका टाइमलाइन क्या था ये आप अपने जो है करंट वाले पार्ट से या आप जो है अपने जो नॉर्मल बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उससे आप अपडेट कर लेना इस चीज़ को। ठीक, उसके बाद से क्या आता है, अदर फीचर को हम देखते हैं। अदर फीचर इससे रिलेटेड क्या है, वो है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन बना दी जाए जिसमें अगर किसी के अंदर सिम्टम है या मतलब सिम्टम के लक्षण थोड़े बहुत दिख रहे हैं, ठीक, तो उनको क्या होगा कि एक ऐसा जगह, चाहे हॉस्पिटल की बात करें या घर की बात करें, तो ये 2 तरीके की होती हैं, एक होम आइसोलेशन और एक हॉस्पिटल में तो इसे भी आइसोलेटेड कंडीशन में रहेगा। तो उस जगहों पर रख करके प्रॉपर इलाज किया जाए, इनके इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। ठीक, तो ये सभी जो चीज़ें होंगी आइसोलेशंस में आएंगी। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, क्वारंटीन एक मेथड है जिसके माध्यम से अगर किसी को ये इस वायरस का प्रॉब्लम हो गया, उसकी एक्टिविटी दिखने लगी है, सिम्टम्स आने लगे हैं, तो उनको 14 दिन का क्या किया जाएगा कि क्वारंटीन किया जाएगा। ये क्वारंटीन 2 तरीके की हो सकती हैं, एक तो हॉस्पिटल बेस्ड हो सकती हैं या होम बेस्ड हो सकती हैं। तो होम बेस्ड में भी आप क्या होगा कि आप परिवार से थोड़ा अलग होकर के, मतलब दूसरे आपके जितने भी एक्टिविटीज़ होंगी, यानी आपके जो टॉयलेट्स जो होंगे वो भी नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग मतलब रहेंगे, एक तरीके से मतलब अलग रहेंगे, जिससे कि ट्रांसमिशन होने का खतरा न रहे। साथ में आपको जितने भी इम्यूनिटी इन्हांसर जो मटेरियल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो दिए जाएंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और इम्यूनिटी ही बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इस वायरस का जो रेट होगा, स्प्रेडिंग रेट होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा क्या होता है, वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर का मतलब क्या होता है कि वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है जिसमें वैसे पेशेंट को रखा जाता है जिसको सांस लेने की प्रॉब्लम हो, सांस लेने में दिक्कत आ रही हो। क्योंकि इस वायरस का इफेक्ट जो है लंग्स पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वेंटिलेटर के भी इंतजामात जो किए जाते हैं ताकि जो है इसका इलाज किया जा सके। तो इंडिया में आपने देखा होगा कि इस बीच में काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ने वेंटिलेटर बनाना भी शुरू कर दिया। साथ में जो इसके आइसोलेशन सेंटर्स जो हैं इंडियन रेलवे में भी बनाने शुरू कर दिए गए तमाम आइसोलेशन सेंटर्स। तो इस तरीके से काफ़ी बेहतर काम देखने को आपको मिलेंगे। तो वेंटिलेटर भी कई 2 तरीके के होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये होता है कि एक तरीके से सामाजिक दूरी, मतलब क्या है कि मास्क पहने, ठीक, और जो डिजीज पर्सन है या नहीं भी हैं, मतलब हर एक पर्सन से 2 फीट की दूरी या सिंपली क्या है कि 2 मीटर की दूरी, ठीक, आप बना के रहें। साथ में क्या है कि रेगुलर हैंड वॉश करें और जो है मास्क का या कुछ इस तरीके का, मतलब पूरी बॉडी ढकी हुई हो, तो इस तरीके का और इस तरीके से अपने परिवार में और बाहर हर जगहों पे क्या है कि इस पूरे जो प्रोविजंस हैं, रूल्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे दिए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो समय समय पे दिए जा रहे हैं, उसको पालन करें। तो इसके बाद यही क्या कहलाता है सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब दूरी बना करके क्या है अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं।
ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल लगभग हमने सभी पार्ट्स पे चर्चा कर ली कोविड-19 से रिलेटेड। जो अब इसके जो क्वेश्चन वाला जो सेगमेंट है ये अगले पार्ट में आएगा। और याद रखिए दोस्तों, अगर इस पार्ट को आप पूरा अच्छे से दोहरा लेते हो तो कोविड-19 से रिलेटेड जो इस पैंडेमिक डिजीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जो आएंगे आप उसको आसानी से कर सकते हो। और याद रखिएगा ये सिर्फ करंट अफेयर के लिए ही नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपके अगर जो इससे रिलेटेड ऐसे आ जाते हैं या इससे रिलेटेड आपके जीएस में पेपर सेकेंड या थर्ड में इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक, इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में। इवन इंटरव्यू में आजकल जो अभी लेटेस्ट में जो यूपीपीसीएस के इंटरव्यू होने वाले हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू होने वाले हैं, तो उसमें भी इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स या जिसके जो टाइमलाइंस में जो भी चीज़ आपने देखी ये बहुत एक अच्छे लेवल पर रोल प्ले करेगा। तो कृपया करके इसको देखें और इसको नोट डाउन कर लें। धन्यवाद।